यस हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू वंस अगेन आप सभी लोगों को। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका ऑलरेडी यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस का पार्ट 1 करा दिया, जहां पर हम लोगों ने काफी सारे सिलेबस को कवर कर लिया था। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में आईएफएस क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कमर्शियल बैंक, आरआरबी बैंक, फॉरेन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सब हम लोगों ने यहाँ तक एनपीए तक हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। दूसरा कि आज मैं जो स्टार्ट करूंगी ये फाइनेंशियल मार्केट से लेकर हम लोग इंश्योरेंस तक के बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आता है, डीएफआई क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या होता है, ये सब कुछ जो हमारा पार्ट बच गया है इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने आज की वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। यहां पर बोला गया है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। एक्चुअली में फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है जहां पर आपका फाइनेंस का लेंडिंग और बोरोइंग होता है, मतलब आपका जहां पर पैसे का लेन देन होता है। अब जैसे कि यहाँ पर अपना जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, वो सेविंग करता है। हम लोग जो होते हैं हाउस होल्ड कैटेगरी में आते हैं कि अपने को पैसा कहीं पर सेव करके कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो एक को इन्वेस्ट करना होता है, और जो आपके बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोगों को क्या करना होता है, उन लोगों को पैसा हमेशा चाहिए होता है। तो वो लोग पैसा खोजते हैं और वो सोचते हैं कि कहाँ से उनको पैसा मिल जाए, और हाउस होल्ड सोचता है कि कहाँ से वो पैसा अपना कहीं पर सेविंग करे और उसको इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट कमा ले। तो एक्चुअली में ये दोनों जो आपस में लिंकअप आते हैं, तो ये लिंकअप डायरेक्टली नहीं आता, ये एक मार्केट के थ्रू आते हैं, और उस मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आ गया ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, और उसके बाद एक आ गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है, जो सिस्टमेटिक वे है, जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना के रखे हैं, जो चीजें आपके नियम कानून से, गवर्नमेंट के परमिशन से सारा कुछ करके चल रहा है आपका, जो कि आपका जो है आपका कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, लीगल है, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो गया। और दूसरा मार्केट वो मार्केट होता है जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं है, जैसे कि गाँव में है ना, सूद ब्याज पे पैसे देते हैं, किसी का गरीबी का फायदा उठाते हैं कि हाँ भाई किसी का मजबूरी है, किसी को 1 लाख की जरूरत है, तो जहां पर आपका इंटरेस्ट 10% लगता है वो 20% इंटरेस्ट वहां पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फायदा उठाया जाता है उनका। यानी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आपका कौन सा मार्केट होता है, जहां पर इंडिजिनियस बैंकर होते हैं, मनी लेंडर्स हो गए, ठीक है, आपके चीट फंड वाले हो गए, ये सब जो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके नहीं होते। तो आपका अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर में मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आपका कैपिटल मार्केट और एक आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, जब पैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड आपका कैपिटल मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग और लेंडिंग हो रहा है तो कैपिटल मार्केट में जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग और लेंडिंग अगर करना है आपको तो वो मनी मार्केट में जाएगा। इसके लिए बोरोइंग और लेंडिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है ना। बोरोइंग और लेंडिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं यूज होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट या टूल बोलते हैं, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और टूल बोलते हैं। तो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है आपका, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में आपका प्राइमरी मार्केट भी आ गया, सेकेंडरी मार्केट भी आ गया। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर आपका टर्म लोन आ गया, मार्केट फॉर मॉर्गेज आ गया, और मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटीज भी आ गया। मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पे मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन होता है, उसमें कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट और ट्रेजरी बिल, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। तो वन बाय वन इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ब्रॉडली हमें जो स्टडी करना है वो कैपिटल मार्केट को और मनी मार्केट को, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहले कि मनी मार्केट एक्चुअली होता है क्या है। तो मनी मार्केट आपका एक प्लेस है जहां पर आपका शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग और लेंडिंग जो होता है वो अरेंज किया जाता है। तो ये एक ऐसी संस्था है जहां पर देश भर में विभिन्न पार्टियां जो होती है अल्पकाल की, जैसे कि अगर आपको पैसे की जरूरत है मान लीजिए कि 2 मंथ के लिए, तो आप कौन से मार्केट से पैसा लोगे, मनी मार्केट से। अगर आपको पैसे की जरूरत है 365 दिन के लिए यानी कि 1 साल के लिए, तो कहां से पैसा लोगे, मनी मार्केट से, ठीक है। अब मनी मार्केट में जो होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर क्या क्या आता है तो देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी ऑर्गेनाइज्ड है, जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं जीआईसी ऑर्गेनाइज्ड है, यूटीआई ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस ऑर्गेनाइज्ड है, प्राइमरी डीलर्स, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मनी मार्केट के टाइप्स है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें
तो इसका मेन काम क्या होता है, अगर आपको द कोर ऑफ मनी मार्केट इज द इंटर बैंक कॉल मनी। इंटर बैंक कॉल मनी का मतलब क्या होता है कि जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए, आपको टेम्पोररी पीरियड के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है, अगर ये ओवरनाइट के लिए, इसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं, या फिर 14 डेज के लिए नोटिस मनी बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट का हेल्प लेते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या आता है, तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो जनरली आपका रूरल एरिया में देखा जाता है। कि मैंने पहले भी आपका बात किया था कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा डरते हैं बैंक में जाने से, पेपर वर्क करने से, कि कौन कहाँ साइन करवा लेगा, कौन कहाँ पर हमारा अंगूठा लगवा ले रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा वो डरते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो महाजन और मनी लेंडर्स जो होते हैं, इनको बढ़ावा मिलता है, और इनका जो मार्केट होता है जनरली ये रूरल एरिया में चलता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो इसमें आपका इंडिजीनियस बैंकर हो गया, हुंडी हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो होता है, ये क्या होता है, आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये आपका दोनों का टर्म में हो सकता है। अब इसको वन बाय वन हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो है, जितने भी आपके मनी मार्केट के जितने भी टूल्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी आपके उपकरण है, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला हमारा टी बिल आता है। टी बिल, उसको फुल फॉर्म है हमारा ट्रेजरी बिल। ये इशू कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करता है, ये सबसे सेफ मनी मार्केट होता है। अगर आपको देखो, अब आप पैसे का कहीं पर बोरोइंग और लेंडिंग कर रहे हो, कहीं पर पैसा आप दे रहे हो या कहीं से पैसा ले रहे हो, तो वहां पर रिस्क तो है ना, रिस्क तो है। तो ट्रेजरी बिल को सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो इस पर आप आराम से विश्वास कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप बोरोइंग या लेंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, कि पैसा आपका यहाँ पर डूबेगा नहीं। तो टी बिल जो होता है आपका, उसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता है, नॉट अट्रैक्टिव। आप देखिएगा कि जो आपके जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, या जो प्राइवेट वगैरह बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, ये रिटर्न अच्छा देते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट जो होता है आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन हाँ आपका पैसा सेफ रहता है। तो ट्रेजरी बिल भी आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं देता है। यहाँ पर आपका दे आर जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है आपका, जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट। पूछेगा जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो टी बिल को हम लोग जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो सर्कुलेट किया जाता है आपका टी बिल, ये आपका जो होता है मैच्योरिटी इसका 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर हो सकता है। और टी बिल जो होता है आपका 91 डेज के लिए भी इशू हो सकता है, जिसको बोलते हैं 3 मंथ, फिर 184 डेज के लिए, 182 डेज के लिए भी इशू होता है, और फिर 364 डेज के लिए भी इशू होता है, ठीक है। तो 180, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए आपका टी बिल इशू होता है। इसको रफली हम लोग 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, नेमली क्या होता है, इसका जो ऑक्शन होता है वो किस नाम से होता है आपका, 91 डेज, 182 डेज और आपका 364 डेज, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑल्सो आर टूल ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए आपका यूज करते हैं। ये इशू कौन करता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ये इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, एंड ऑथराइज द बियरर टू रिसीव द इंटरेस्ट, एंड इट इज सिमिलर टू द बैंक टर्म डिपॉजिट अकाउंट। जैसे हमारा डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, उसकी तरह से हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है। इसका जो मैच्योरिटी डेट एक होता है कि हाँ भैया अभी आप पैसा अगर डाल रहे हैं, कि आज अगर आपका तारीख कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया कि 3 हो गया, कितना तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, तो आज 3 तारीख हो गया हमारा। तो 3 जून को अगर हम लोग पैसा डाल रहे हैं, मान लो कि 10 लाख रुपया, तब ये आगे चलकर आपको कितने दिन के बाद कितना अमाउंट मिलेगा वो पूरा वहां पे लिखा रहता है। तो फिक्स रेट ऑफ यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, कितना वैल्यू हमको मिलेगा, ये चीजें लिखी रहती है। और ये जो सर्टिफिकेट जो आपकी इश्यू होती है, इसका टेन्योर जो होता है 3 मंथ से लेकर आपका 5 ईयर तक का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आता है, रिटर्न ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर हायर देन द टी बिल बिकॉज दे आर कैरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। अब बैंक में आप डाल रहे हैं पैसा, तो वहां पर रिस्क फैक्टर भी वहां पर है, टी बिल से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। टी बिल जो होता है उसमें रिस्क सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, जीरो रिस्क कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी आप मनी मार्केट में चले जाओ, सब में आपका रिस्क जो होता है टी बिल से ज्यादा होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है, इसमें भी आपका रिस्क क्या होता है, वो आपका हायर होता है। इसमें जो हम लोग पैसा डालेंगे वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, वो आपके 5 लाख के मल्टीपल में, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे तक हम लोग 25 लाख तक पैसा इसमें जो है डाल सकते हैं। आगे आते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होता है, तो कमर्शियल पेपर जो होता है याद रखिएगा, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट आपका माना जाता है। क्या माना जाता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर जो होता है वो कॉर्पोरेट्स के द्वारा, वैसी कोई कंपनियां जो बहुत अच्छे कंडीशन में, जो बहुत वेल्दी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां,
वैसे जो है अपना कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। तो उसको जो परचेस कर लिया वो क्या हो गया कि हाँ, अगर आपने उसको परचेस किया है तो ये क्या हो गया आपका कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंदर आ गया। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और ये आपका अनसिक्योर्ड नेचर का आपका होता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो आपका 1 दिन से लेकर 270 दिन तक का आपका जो मैच्योरिटी है वो यहाँ पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है यहाँ पर आपका ये भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे जो आपका लेंडर होता है यानी जो पैसा दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब ए जो है क्या कर रहा है कि बी को पैसा दे रहा है, तो बी बोला कि मैं तुम्हें जो है 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पैसा वापस कर दूंगा। तो ए बोलता है क्या गारंटी कि तुम मेरे को पैसा वापस कर दोगे? तो ये क्या करता है, एक लेटर होता है, ये एक लेटर लिखाता है, बोलता है इस पे साइन कर दो। इस पे लिखा रहता है कि आप पैसा कितने तारीख को वापस करेंगे, कितना पैसा वापस करेंगे, कितना आपने लिया, उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, ये सारा कुछ उसमें लेटर में लिखा रहता है। और ये क्या करता है, बी से साइन करवा लेता है और अपने पास जो है यहाँ पे रख लेता है। तो ये क्या होता है, ये आपका एक लेटर होता है जो कि लेंडर के द्वारा लिखा गया होता है। और यहाँ पे जो बोरोवर होता है वो क्या करता है, उसमें बोलता है कि वो पेमेंट जो होगा वो कब करेगा, वहां पे ड्यू डेट आपका मेंशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर आपका इंटर बैंक यानी एक बैंक दूसरे बैंक से अगर पैसा ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको मान लीजिए कि आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में पैसा रखना है, उसके पास पैसा का शॉर्टेज हो गया, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे बैंक के पास जाएगा और उसके लिए 1 दिन के लिए उससे लोन ले लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, या ओवरनाइट लोन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 दिन के लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 दिन के लिए हो जाएगा, तो ये कॉल मनी। अगर 1 दिन से ज्यादा और 14 डेज से होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिस मनी। और अगर 14 डेज से ज्यादा होगा, मोर देन 14 डेज होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्म मनी। ये जो होता है आपका हाईली लिक्विड होता है। क्लियर है? तो ये दिस ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी 1 दिन, नोटिस मनी 14 डेज और टर्म मनी मोर देन 14 डेज। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट को जानते हैं हम लोग। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि मोर देन आपका मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, जो भी आपका फाइनेंस का बोरोइंग और लेंडिंग होता है, उसके लिए हम लोग कैपिटल मार्केट का यूज करते हैं। कैपिटल मार्केट का जो मैच्योरिटी होता है वो कितना होता है आपका, मोर देन 1 ईयर होता है। और कैपिटल मार्केट जो होता है कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट जो होता है मेनली वो 2 मार्केट से मिलकर बनता है, प्राइमरी मार्केट से और सेकेंडरी मार्केट से। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो देखिएगा, प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि पेटीएम ने अपना मार्केट में शेयर आईपीओ लॉन्च किया। ठीक है, नायका ने अपना मार्केट में आईपीओ लॉन्च किया, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपना शेयर इशू करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मार्केट भी कहते हैं, न्यू सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि न्यू शेयर जो होता है वो इशू करते हैं, हम लोग सेल करते हैं किसका, न्यू सिक्योरिटीज का। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो डील किससे करता है, तो वो आपका इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डेट इंस्ट्रूमेंट से, कॉर्पोरेट सेक्टर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस सेक्टर इंडस्ट्रियल पीएसयू से, उसके बाद जितने भी आपके ये होते हैं ये सारे में क्या करता है, आपका डील करता है। सारा कुछ हमारा प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, NIM। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ गया सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो आपने आपकी कंपनी अगर पहली बार शेयर इशू कर रही है तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर इसके बाद वो अपना सिक्योरिटी जो ऑलरेडी इशूड है, वैसी कंपनी जिसका मार्केट में शेयर ऑलरेडी इशूड है, अगर वो दोबारा तिबारा 4th टाइम 5th टाइम 6th टाइम कितनी भी टाइम अगर वो मार्केट में दोबारा शेयर लेकर आती है, यानी कि जो ऑलरेडी इशूड है वैसे सिक्योरिटीज को अगर फिर से इशू किया जाता है, तो वो हमारा कहां पर आता है, वो हमारा सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो सेकेंडरी मार्केट जो होता है मेनली उसमें इक्विटी और डेब्ट का मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को स्पेशली हम लोग इक्विटी और डेट का मार्केट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम लोग उसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो इन्वेस्टर्स होता है वो सिक्योरिटीज को होल्ड भी करता है, वो उसको सेल भी करता है, और इसके अंदर आपके ब्रोकर भी आते हैं। और आपको पता होगा सेबी का जो रोल आता है वो सेकेंडरी मार्केट में ही आपका सेबी का रोल भी जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज की सेल और परचेस होती है, ठीक है, सिक्योरिटीज की जो भी आपकी सेल और परचेस यहाँ पर होती है
वो किसके थ्रू होती है, वो आपके ब्रोकर के थ्रू होती है। रोकर नहीं होगा, ब्रोकर होगा, है ना। क्या होगा, ब्रोकर के थ्रू आपका स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज का सेल और परचेस किया जाता है, यानी कोई एक आपको इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपका कैपिटल मार्केट में ही आपका जीडीआर भी आता है और आपका एडीआर भी आता है। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी राइट, और एडीआर का मतलब क्या हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट, डिपॉजिटरी डिपॉजिट, ठीक है ना, रिसिप्ट, सॉरी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब यहां पर जो होते हैं, ये क्या हो गया आपका, यहां पर एक वर्ड आपको देखा होगा आपने, सेबी। अब ये सेबी के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी डिटेल में पूछता है, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा आगे हम लोग सेबी को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ और टर्म्स है उसको देख लेते हैं। डिबेंचर, डिबेंचर यानी कि आपका काइंड ऑफ डिबेंचर बोलिए या बॉन्ड बोलिए, दोनों में क्या है कि ये आपका डेट सिक्योरिटी का फॉर्म है, ठीक है ना। इक्विटी शेयर, इक्विटी सिक्योरिटी नहीं होता है, ये आपका डेट सिक्योरिटी होता है जो कि कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, और ये आपका अगेंस्ट द फिक्स्ड एसेट्स इशू किया जाता है। और आपका जो डिबेंचर होता है, पहले आपका डिबेंचर जो हुआ करता था वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर ये लगा दिया, रोक लगा दिया है कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो इशू नहीं कर सकते। तो अब जनरली आपका जो होता है वो आपका सिक्योर्ड डिबेंचर ही होता है, लेकिन कभी कभी आपका कुछ अगर आपने उसके अगेंस्ट में फिक्स एसेट्स, देखो अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है कि आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, उसके अगर एस्पेक्ट्स में आपने कोई एसेट रखा है, मॉर्गेज रखा है, तो वो सिक्योर्ड हो गया कि हाँ भैया पैसा डूबेगा तो इसको बेच के पैसा दे देंगे। लेकिन अनसिक्योर्ड आपका क्या होता है कि आपने पैसा तो डिबेंचर तो इशू किया, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने कोई मॉर्गेज नहीं रखा है, कोई फिक्स एसेट्स नहीं रखा है, तो वो आपका अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है। एंड एज विद द प्रेफरेंस शेयर दे मे बी कन्वर्टेबल और दे मे बी नॉट नॉन कन्वर्टेबल। डिबेंचर जो होता है वो आपका कन्वर्टेबल भी होता है और आपका नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, ठीक है ना। ये आपका डिपेंड करता है, कंपलसरी भी हो सकता है और आपका ऑप्शनली भी हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों की कंप्लीट तैयारी की जा रही है। एज अ स्टूडेंट आपको तैयारी करने के लिए क्या चाहिए होता है, एज अ स्टूडेंट आपको तैयारी करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होते हैं, 15 से 23 तक पूरा पेपर मिल जाएगा। आपको मॉक लगाने होते हैं, मॉक आपको मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए लाइव क्लासेस चाहिए होते हैं, मिल जाएगा। आपको पढ़ने के लिए वीडियोस भी चाहिए होते हैं, मिल जाएगा। आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं, वो भी मिल जाएगा। मतलब एज अ नेट एस्पायरेंट जो भी चीजें आपको चाहिए आपको तैयारी करने के लिए, वो सारी चीजें जो है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और जो यहाँ के बेस्ट टीचर थे, जो सुपर टीचर्स है, इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से जाकर आप मेरा कोड यूज करके यहाँ पर 25% का ऑफ ले सकते हैं। अगर 1 ईयर के प्राइस के बारे में मैं बात करूं तो 15,399 जो है 1 ईयर का प्राइस है। इस पर भी आपका 25% ऑफ हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि मैं अगर 15 लेती हूँ तो 7.5 और 3,000 के आसपास आपका ऑफ हो जाएगा। मान के चलिए कि आपका 1 ईयर का जो कोर्स है वो 8 से 9,000 में आराम से आ जाएगा। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो और भी कम आपका हो जाएगा, लेकिन ये लेने पर आपका जून एग्जाम और दिसंबर एग्जाम दोनों आराम से कवर कर जाएगा। बस मेरा कोड याद रखिएगा PSINGH, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया गया है, प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी सेल के अपडेट आते हैं या जो भी कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है या जो भी PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह, वो मैं आपको वहीं पर शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, तो वो आपका डेट सिक्योरिटी जो कि कंपनीज जो होती है वो फॉरेन करेंसी में इशू करती है ना, डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी एंड फर्दर दे आर कंपल्सरी और ऑप्शनली कन्वर्टेबल इन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो वैसा आपका डेट जो कि फॉरेन करेंसी में इशू किया जाता है और आगे चलकर ये भी आपका कन्वर्ट हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आगे आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इशू करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और ये टोटली आपका जो होता है सिक्योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये माना जाता है। ये आपका बोथ कैपिटल और इनकम दोनों के लिए क्या होता है, सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो अगर हम इन शॉर्ट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अगर डिफरेंसेस क्या अगर ये पढ़े तो मनी मार्केट जो होता है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि अप टू 1 ईयर के लिए होता है। और कैपिटल मार्केट जो होता है ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर का होता है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ना देकर मीडियम टर्म एग्जाम में पूछ दिया कि मीडियम टर्म किस में आएगा, तो याद रखना कि मीडियम टर्म भी आपका कैपिटल मार्केट के अंदर ही आता है। पार्टिसिपेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे
तो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करता है? तो आरबीआई पार्टिसिपेट करता है, कमर्शियल बैंक करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करता है, फाइनेंशियल कंपनी करता है। और कैपिटल मार्केट में आपका यहाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, कॉर्पोरेशन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, ये सारे भी आपके कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं? आपके पार्टिसिपेंट है, यानी कि ये आपका लेन देन का जो भी काम होता है ये लोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बारे में याद रखना कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या है? टी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है ना, ये सारा आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। और कैपिटल मार्केट का जो होता है शेयर होता है, डिबेंचर होता है, शेयर में भी इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, एंड बॉन्ड भी आता है। तो दिस ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। इन्वेस्टमेंट आउटले के बारे में अगर बात करेंगे तो मनी मार्केट में आपका ह्यूज सम ऑफ मनी बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मनी मार्केट क्या होता है? थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट जो होता है वो आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10 रुपया 12 रुपए का डिनोमिनेशन में क्या करते हैं कि मार्केट में शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ये आपका लेस एक्सपेंसिव जो होता है ये माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे कंफर्म कीजिए एक बार कि यस ऑल क्लियर। हाँ जी, इट्स ऑल क्लियर, कंफर्म कर दीजिए। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट समझ में आ गया अच्छे से? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट के आपके अगर पूछेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में देखिएगा मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी मार्केट का रोल सबसे ज्यादा होता है ना, मेजर जो रोल होता है वो किसका होता है? प्राइमरी मार्केट का। और उसमें क्या क्या आपके आ गया? मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज आ गया, स्टॉक ब्रोकर आ गया, म्यूचुअल फंड्स आ गया, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ गया, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ गया। तो ये ऑल आर द पार्टिसिपेंट, यानी कि आपका जो भी फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें ये सभी लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये सभी लोगों के बीच में होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग आते हैं सेबी के ऊपर कि सेबी एक्चुअली में क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले सेबी को जो स्टैब्लिश कर दिया गया था वो 1988 में, 1999 नहीं है, 1988 है। ठीक है ना, 19 क्या है आपका? 88 है। एक बार लोग मैं कंफर्म भी कर दे रही हूं आपको। हाँ जी, 1988 बिल्कुल, यहां पे थोड़ा सा गलत आ गया है आपका। सेबी जो है आपका उसको क्या कर दिया गया था? एस्टैब्लिश जो किया गया था वो 1988 को सेबी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय उसको उतने ज्यादा पावर नहीं मिले थे, उसको एज अ मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो बनाया गया था कि हाँ शेयर मार्केट जो भी मार्केट है उस पर क्या करना है कि आपको नजर रखना है। लेकिन आपको पता होगा कि 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिस पर आपकी मूवी भी बनी है, वेब सीरीज भी बनी है, हर्षद वाला केस जो हुआ था। तो 1992 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो इस स्कैम के बाद जो आपका सेबी था जो पहले निगरानी बॉडी के रूप में काम कर रहा था उसको जो है स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय के रूप में क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। यानी 1992 को पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया और पार्लियामेंट में एक्ट पास करके सेबी को वैधानिक जो पावर है वो सौंप दिया गया कि अब आपके पास ये आपके पास राइट है। उसका जो मेन काम होता है सेबी का वो क्या होता है कि कैपिटल को मार्केट में क्या करना? कंट्रोल करना। और सेबी का जो मेन रोल होता है वो किसमें होता है? आपका कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में भी हमारा सेकेंडरी मार्केट में इसका मेन रोल जो होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा क्या क्या रोल होता है सेबी का। तो सेबी कंपनीज नीड नॉट ऑब्टेन प्रायर परमिशन फॉर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। बोल रहा है कि कंपनीज को, है ना, यहाँ पर कंपनीज जो है आपकी कंपनियों को बाजार में पूंजी जुटाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सेबी ने गाइडलाइन इशू कर दिया है कि हाँ अब देखो मार्केट में 3 चीजें होती है, इस चीज को समझना। सबसे पहले मार्केट में एक होता है इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है, एक होता है मार्केट में कंपनी जो पैसा लेता है, और एक होता है मार्केट में ब्रोकर यानी जिसके माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं, पैसे का बोरोइंग और लेंडिंग। तो एक आपका क्या हो गया? इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है, कंपनी जो हो गई वो बोरोवर हो गई, और ब्रोकर जो है वो आपका मीडिएटर हो गया, बीच का एजेंट हो गया। तो सेबी का काम क्या होता है कि ये तीनों का ख्याल रखना, ये तीनों का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करना,
कंपनी को भी करना और साथ में ब्रोकर को भी, ब्रोकर को ट्रेनिंग देना कि कैसे काम करना है, कैसे सही होगा, कंपनियों को बताना कैसे आप शेयर इशू कर सकते हैं, कैसे नहीं, इन्वेस्टर के रिगार्डिंग देखना है कि कहीं इन्वेस्टर गलत जगह पे तो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या कोई गलत कोई फर्जी कंपनी में वो फंस तो नहीं जा रहा है। तो पहले आपका अगर आपने शेयर मार्केट में पहले पैसा अगर आप डालते थे तो पहले कोई देखने वाला नहीं था कि पैसा आपका जा रहा, आ रहा, डबल हो रहा, डूब रहा। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि अब आपसे कुछ अगर आपके साथ कुछ गलत होता है शेयर मार्केट में तो आप सेबी के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। तो सेबी का क्या होता है आपका कि कोई प्रायर इन परमिशन लेने की जरूरत आपकी नहीं होती है। सेबी जो है सारी कंपनियों के लिए क्या करता है, गाइडलाइन इशू करता है। और सेबी क्या बोला कि बुक बिल्डिंग रिक्वायरमेंट जो होगा वो कितना होगा, अब आपका 100 करोड़ आपका होना चाहिए। तो अब हम लोग इसके फंक्शन में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका फंक्शन होता है रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव किसके बारे में करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोकेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्कैम 1992 मूवी याद है तो उसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, उसमें तो इनसाइडर ट्रेडिंग ही हुई थी ना। उसमें हर्षद क्या करता था कि कंपनी का इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालता था और उस पे उसको मालूम था कि अगर ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आ गया तो स्टॉक प्राइस उसका कम होगा कि ज्यादा होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर क्या करता है, वो रोक लगाता है। उसके बाद फेयर ट्रेड को क्या करता है, प्रमोट करता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेट करता है कि कैसे किस कंपनी में पैसा लगाना है। जो अनफेयर और ट्रेड एक्टिविटीज होती है, अनफेयर फ्रॉड ट्रेड एक्टिविटीज होती है, उसको भी प्रिवेंट करना, ये भी अब किसका काम है, सेबी का काम है। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या आता है कि जो भी ब्रोकर है उनको रजिस्टर करना। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में आपका एक कंपनी, एक इन्वेस्टर और एक ब्रोकर होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर बन सकता है। जो ब्रोकर होगा उसको सेबी के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है उसको। और जो रजिस्टर्ड होगा उसी को वहां पे परमिशन होता है कि वो आपका मार्केट में जाकर ट्रेडिंग कर सकता है, यानी कि आपका वो काम कर सकता है। उसके बाद रूल रेगुलेशन का आपका इशू करना। उसके बाद आपका लेवी पेनल्टीज लगाना, अगर कोई आपका रूल कोई तोड़ रहा है, अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो उसको पेनल्टीज लगाना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को क्या करना, आपका रोकना। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या आता है, एजेंट और ब्रोकर के लिए क्या करना, टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये तो सारा कुछ आपका सेम ही हो गया। देखो डेवलपमेंट फंक्शन में क्या आता है कि हमेशा जो आपका इन्वेस्टर्स है उसको एजुकेट करते रहना, जो आपका ब्रोकर है उसको ट्रेनिंग देते रहना। उन लोगों का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या होंगे, एजुकेट होंगे, और एजुकेट अगर होंगे तो उनके साथ जो फॉर्जरी का चांसेस है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। दिस आर द फंक्शन ऑफ सेबी। आगे बढ़ते हैं। अब सेबी का और क्या क्या रोल है, तो पोर्टफोलियो का मैनेज करना भी सेबी का रोल है, ठीक है ना। बैंकर टू इशू एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। अब पोर्टफोलियो मैनेजर्स और बैंकर जो होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी जो होता है एज अ सेकेंडरी मार्केट आपका काम करता है। सेकेंडरी मार्केट में सेबी का मेन रोल होता है। और गवर्निंग बॉडीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, रीस्ट्रक्चर्ड एंड ब्रॉड बेस्ड आपका होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेबी हैज ड्रॉन अप comprehensive plan of inspecting all stock exchange determine the contest, यानी कि जितना भी आपका मार्केट में जो भी कंपनी आपके लिस्टेड होती है वही मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। तो सेबी क्या होता है, आपका सब पर नजर रखता है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको डिटरमाइन करता है, जितने कंप्लायंसेस है, यानी कि सेबी ने जो गाइडलाइन बनाई है, सेबी ने कौन मार्केट में शेयर इशू कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सबका पूरा प्रॉपर रूल रेगुलेशन गाइडलाइन बना के रखा है। तो जो कंप्लायंसेस है उसको क्या करना, फॉलो करवाना, ये भी उसका काम है। कंप्यूटराइज स्क्रीनिंग बेस्ड ट्रेडिंग करना, ये है। आपको पहले पता होगा, उस मूवी में आपने देखा तो पहले पर्चा काट कर आपका ट्रेडिंग होता था कि हाँ ये पर्चा इतना नंबर इतना नंबर। आजकल सारा कुछ क्या हो रहा है, आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ भी आपका सेबी का रोल है। उसके बाद आपका क्या है कि ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन डायरेक्टेड टू सेट अप अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, जहां से सारे पैसे जो होता है आपको क्लियर होते हैं। फिर ब्रोकर हुआ, सब ब्रोकर हुआ, ये सारे कुछ हमारे किसके अंदर आते हैं, तो ये हमारे सारे कुछ सेबी के एक्ट के अंतर्गत आपके आते हैं। और इसके अंदर भी आपका जो है रूल रेगुलेशन और पैनल सेक्शन जो है बना गया है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, आपका ब्रोकर, सब ब्रोकर बोलो, एजेंट बोलो, सभी लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं। चलिएगा अब सेबी और म्यूचुअल फंड में आपका क्या है, तो ऑल म्यूचुअल फंड हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। जितने भी म्यूचुअल फंड है वो सभी को सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी जो होती है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, साथ में जितने भी आपका नेट एसेट्स वैल्यू है, प्राइसिंग है, उसके लिए नॉर्म्स भी क्या करती है, वो डिटरमाइंड करती है, ठीक है।
उसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो सेबी के पास है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इंक्लूडिंग 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है कि आपका मार्केट को रेगुलेट करना क्या आरबीआई का फंक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि सेबी का है। उसके बाद मार्केट को रेगुलेट करना, साथ में डिपॉजिटरी इशू करना, ये किसका काम होता है? तो डिपॉजिटरी इशू करना, मार्केट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये आपका सेबी का काम होता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फंक्शन क्या है आपका रेगुलेट करना, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना, जितने भी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं उसके बाद जो भी आपके ये है म्यूचुअल फंड है उनको सभी को रजिस्टर्ड करवाना। उसके बाद रेगुलेटरी और सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको क्या करना, इशू करना। जो भी आपका अनफेयर ट्रेड है उसको रोकना, इन्वेस्टर को एजुकेट करना, और जो इंटरमीडियरीज है या जो एजेंट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ सेबी। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, अभी जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया था वही चीज है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। उसके बाद रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर, टेक ओवर द कंपनीज, कॉलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको क्या करना, रजिस्टर्ड करना। ये सारा काम किसका है? आपका सेबी का सारा फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है ना, ये सबसे सेफ मार्केट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे सेफ मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को हम लोग गिल्ड एज सिक्योरिटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। जहां पर जो मार्केट होता है, जहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो बेचा जाता है या तो खरीदा जाता है। तो इंडिया में जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इस पर क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सबसे पहली बात की सबसे सेफेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलता है ना वो क्या होता है? आपका गारंटी होता है कि हाँ इतना तो मिलेगा ही। फॉर्जरी होने का चांस क्या होता है कि आपका बहुत कम हो जाता है। स्पेकुलेशन का, है ना, या मैनिपुलेशन का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये सब आपके फायदे होते हैं। और रिस्क जो होता है आपका क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है या ना के बराबर आपका रिस्क होता है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गिल्ड एज सिक्योरिटी मार्केट के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी है मार्केट में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो गया, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज हो गया, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट्स हो गया, उसके बाद एसएफसीज, नाबार्ड, एलडीबी, एसआईडी, हाउसिंग बॉर्डर, ये सारे भी हमारे किस में आते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत आते हैं। जो कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू करता है ये सारा कुछ सिक्योरिटीज वो इशू कर सकता है। यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया है कि विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, चलिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला कि रिस्क फ्री होता है। रिस्क गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है तो रिस्क फ्री आपका। जैसे कि आपका मान लो कि एग्जांपल देते हैं, आपका नेशनल सेविंग स्कीम है ना, नेशनल सेविंग स्कीम है ना आपका, जो आपका यहाँ पे चलता है पोस्ट ऑफिस में, क्या बोलते हैं इसको? एनएससी बोलते हैं ना, एनएससी बोलते हैं ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हाँ, यही होता है ना मेरे ख्याल से। तो ये आपका पोस्ट ऑफिस में चलता है। तो इसमें अगर आप डालते हो पैसा तो इस पर क्या होता है आपका कि ये फिक्स है कि हाँ भाई अगर दिखा रहे कि 7% मिलेगा तो ये 7% ही आपको मिलेगा। याद रखना कि अदर जो प्राइवेट कंपनीज होती है वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन हाँ रिटर्न जो होता है वो क्या होता है? आपका गारंटीड होता है। ये आपका मोस्ट लिक्विड डेट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है हेल्ड बाय द आरबीआई, और इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ने पर क्या करती है वो उसको एज अ मॉनेटरी टूल उसका यूज करती है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पर सिक्योरिटीज को बियर करना पड़ता है, अदर देन आपका लोअर सिक्योरिटीज देन होता है आपके अदर से। और यहाँ पे एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड भी होता है कि हाँ इस दिन के बाद आपको इतना पैसा जो इस तारीख को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और आता है जीरो कूपन बॉन्ड। क्या आता है? यहाँ पर एक और आता है दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो कि इशू किया जाता है डिस्काउंट में। याद रखिएगा कि जो बॉन्ड डिस्काउंट में इशू किया जाता है और रीपेड फेस वैल्यू पर किया जाता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस, ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है कि रिटर्न कितना मिल पाएगा इन्वेस्ट को। हम लोग जो शेयर इशू कर रहे हैं, जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, मतलब 100 का है तो 90 पे इशू कर रहे हैं।
लेकिन आपका जब ये रीपेड होगा तो ये आपको 100 का 100 ही मिलेगा। तो बीच का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, वो आपका रिटर्न हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, ये एक नया टर्म देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 सितंबर 1995 में क्या किया था कि इसका लिंक किया था। ये भी आपका काइंड ऑफ क्या हो गया, ट्रेजरी बिल की तरह इसको 364 डेज के अकॉर्डिंग आपका लिंक किया गया था। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव वेरिएबल रेट, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट अलाउ बोथ इश्योरर एंड द इन्वेस्टर टू शेयर द रिस्क इन द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। यहां पर फ्लोटिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ये फ्लोटिंग का मतलब क्या, जो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। जो आपका फिक्स है वो रिजिड हो गया, जैसे आपका घर के दीवार हो गए, वो क्या है, आपका फिक्स है। फ्लोटिंग मतलब पानी है, इसे चेंज होते रहता है। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको जीरो कूपन बॉन्ड में या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, उस पर क्या है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। तो यहां पर आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स नहीं है, ज्यादा भी मिल सकता है, और इतना तो है कि भैया देखिए आपको 5% तो मिलेगा, मार्केट सही रहा तो आपको 7% भी मिल सकता है। तो ये बात हो गई आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में। टैप स्टॉक शॉर्ट, ये क्या होता है, टैप स्टॉक शॉर्ट। तो ये आपका जो होता है, स्टॉक एंड लॉन्ग टैप्स आर लॉन्ग डेटेड स्टॉक एंड दिस स्टॉक वेयर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब लॉन्च किया गया था, 29 जुलाई 1994 को। ये जो होता है आपका फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है, ये सारे हमारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट ही इसको इशू करता है, ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है, ठीक है ना। एंड इट इज रिलीज इनटू द मार्केट स्लोली व्हेन इट्स मार्केट प्राइस रीच प्रीडिटरमाइंड लेवल। यहाँ पे एक आपको क्या होता है, देखो गवर्नमेंट अपना ये क्या करती है कि स्टॉक मार्केट में इशू करती है, लेकिन क्या होता है कि आप मार्केट में इशू कर दिया आपने, तो फुल्ली आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। ये कैसे करता है, ये मार्केट में धीरे 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 धीरे, मतलब इसका क्राइटेरिया बना होता है कि अगर मार्केट ऐसा होगा तो इतना, फिर मार्केट ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी प्लान होता है, और प्लान के थ्रू जो होता है यहाँ पर मार्केट में धीरे धीरे ये रिलीज किया जाता है। और पार्शियली पेड स्टॉक, दिस इज एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये आपका फुल्ली हो गया, ये पार्टली आपका पेड स्टॉक भी आया था, जो कि आपका इंस्टॉलमेंट में वहां पर क्या होता है, आपका पेमेंट होता है। और कूपन रेट इसका कितना होता है, तो 6% जो होता है इसका कूपन रेट होता है टैप स्टॉक का। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप्स वर्ड क्या होता है, स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सेपरेटली ट्रेडेड रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। इसका बस आपको फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, आपका कूपन के थ्रू इसको भी क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या आपका इसमें ट्रेड करता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। कुछ नया वर्ड मिला, स्ट्रिप का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। टैप स्टॉक का आपको जो है परसेंटेज याद रखना है, डेट याद रखने का जरूरत नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड कैसे इशू होता है, डिस्काउंट पर इशू होता है। रीपीट कैसे होता है, तो फेस वैल्यू पर होता है, ये आपको याद रखना है। फ्लोटेशन रेट ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स नहीं होता है। बस ये कुछ कीवर्ड जो है आपको याद रखने हैं यहाँ पर, जिससे कि आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद डिलीवरी वर्सेस पेमेंट की जहाँ पे सिस्टम जो ये बिगनिंग हुई थी, उसके बाद न्यू इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ से क्या हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था। मार्केट में लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है म्यूचुअल फंड। तो दिस ऑल आर द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग आईडीबीआई पर। देखो ये आपके जो है आईडीबीआई, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आईडीबीआई, यूटीआई, एक्सिम बैंक, एचडीएफसी, आईएफसीआई, दिस ऑल आर द काइंड ऑफ डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। आईडीबीआई के बारे में देखिएगा कि आईडीबीआई जो है ये आपका कब आया था, सेटअप कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1964 को ये आपका सेटअप हुआ था। फुल फॉर्म क्या है,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। मेन इसका फंक्शन क्या है कि इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। ये क्या है आपका, सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिल्ड बाय द IDBI आर एज फॉलोज, NSC, NSDL, SIDBI, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशन जो है आपके IDBI के अंतर्गत आ जाते हैं। मर्चेंट बैंकिंग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है IDBI, तो IDBI मर्चेंट बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिल्ड बाय IDBI आर एज फॉलोज। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो इसके द्वारा बनाए गए थे, तो IDBI विच टुडे इज ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू फॉर अ ब्रीफ पीरियड इट वाज प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक। पहले आपको पता होगा कि IDBI आपका जो है वो प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन अब वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आपका चला गया है। तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, फंक्शन क्या क्या है, तो मर्चेंट बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है। मर्चेंट बैंक का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन जो होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, उनके बिहाफ में आपका कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है आपको, है ना, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, कहाँ पर आपको पैसा डालेंगे तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, कहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, तो ये मर्चेंट को प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस भी किया था, मर्चेंट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, कंपोजिट बैंकिंग। तो आपका ये क्या हो गया, आपका मर्चेंट बैंकिंग का एक सर्विस हो गया। डिबेंचर ट्रस्टीशिप इसका एक फंक्शन हो गया। उसके बाद आपका फॉरेक्स सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है आपका IFCI क्या होता है आपका, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी स्पेसिफिकली आपका डेवलपमेंट बैंक है जो इंडस्ट्री के बिहाफ में आपको इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करने के लिए फोकस करता है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1948 को ये आपका स्टैब्लिश किया गया था। कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत। ये आपको मीडियम और लॉन्ग दोनों सब का आपको जो लोन होता है वो प्रोवाइड करता है। कहां पर, ऑल ओवर द कंट्री में इंडस्ट्रीज को क्या करता है आपका, अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। तो IFCI जो हो गया ये हो गया। UTI पर आते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका हमेशा ईयर पूछता है, काम पूछता है। तो आपका द फॉर्मेशन ऑफ UTI कब हुआ था, 1 फरवरी 1963 को। अंडर दिस एक्ट जो है आपका इवेल्युएशन ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड UTI इंजॉयड कंप्लीट मोनोपोली। ये आपका क्या हुआ कि UTI जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था। ये अपना ऑपरेशन कंटिन्यू चला रहा था। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आपका डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपका जो है आपका इंटायर जो कंट्रोल है किसके हाथ में था आपका, इसका बाद में ट्रांसफर कर दिया आपका IDBI के हाथ में। UTI जो लॉन्च किया था, पहला स्कीम अपना 1964 में किया था, जिसको हम लोग यूनिट स्कीम के नाम से अपना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया UTI का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। UTI क्या करता है, तो स्मॉल सेविंग्स जो होते हैं उसको क्या करता है, कवर करता है। इनकरेज करता है सेविंग ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल को इनकरेज करता है सेविंग करने के लिए। ये अपने यूनिट्स को इन्वेस्टर्स को डिफरेंट पार्ट में क्या करता है कि सेल करता है। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप शेयर बेनिफिट का भी फायदा उठा सकते हैं, और साथ में लिक्विडिटी भी जो होती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारा आपका फंक्शन हो गया किसका, हमारा UTI का। उसके बाद SIDBI आता है। SIDBI इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आपका डेवलपमेंट बैंक जो कि स्पेशली MSME सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, MSME सेक्टर को इंकरेज करने के लिए, MSME सेक्टर के ग्रोथ के लिए काम करता है। फुल फॉर्म जो है आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश आपका किया गया था। फिर इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत इसको क्या कर लिया गया था, आपका इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। ये इसका जो करंट आपका है, देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर आपका कि SIDBI इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो SIDBI का फंक्शन देख लीजिए क्या क्या है। ये क्या करता है, रीफाइनेंस करता है, लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल यूनिट्स को। ये डिस्काउंट और रीडिस्काउंट पर भी क्या करता है, अपना इशू करता है, बिल इशू करता है। इट एक्सचेंज सीड कैपिटल, सॉफ्ट लोन जो होता है ये प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट असिस्टेंस जो होता है प्रोवाइड करता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो ये सारा काम क्या हो गया आपका, SIDBI का हो गया। ठीक है, उसके बाद IDFC होता है। IDFC इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक। इसका भी काम आपका वही होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंपनी जितने भी होते हैं उनको क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी कंपनीज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका डेवलप करने के लिए क्या करता है कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लो टेलीकॉम को। ठीक है ना, टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर हो गया, रोड हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, फूड, एग्रीकल्चर, ये सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करता है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, IDFC।
तो आईडीएफसी का फंक्शन क्या हो गया कि बिजनेस को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, साथ में कंपनीज को आपको क्या करेगा, आईपीओ के थ्रू आपका हेल्प करेगा। तो ये फंक्शन आपका एनबीए आईपीओ क्या हो गया, आपका आईडीएफसी हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एनबीएफसी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एस्पेक्ट्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफआई, या इसको हम लोग एनबीएफसी भी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यू कहाँ गया भाई मेरा, एमसीक्यू तो गायब हो गया, एमसीक्यू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और 8 PM पर हमारा डेली क्लास होता है, तो 8 PM पे ज्वाइन करना है। 10 PM पर जो है मंडे टू फ्राइडे में आपका क्लास ले रही हूँ, और ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कॉमर्स के क्लासेस होते हैं उसके फ्री क्लासेस के लिंक आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। साथ में 2023 का पूरा पीडीएफ पीपीटी भी यहाँ पे पड़ा हुआ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसका यूज आप अपने रिविजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।